मेरे हाई स्कूल के प्यारे बच्चों, आज मैं आपको 2023 का तीसरा सेट बताने जा रहा हूं। तो वीडियो को काफी शेयर करिए और अन्य बच्चों को भी उसको लाभ दिलाने में आप मदद करें। भगवान आपकी मुरादें पूरी करेगा। ठीक है, तो भगवान से सब कुछ मिलता है, इसलिए आप भी दो, भगवान भी किसी दूसरे को माध्यम बनाकर ही देते हैं। इसलिए आप भी उन मददगारों में शामिल हो जाइए और शेयर करिए अन्य बच्चों में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना तुम्हारे यहां का तीसरा अनसॉल्व्ड पेपर, जो कि 2023 का है। आइए स्टार्ट करते हैं। इस तीसरे सेट का नाम है, ईयर है 2023 2023। सेट का नाम है सेट 3 EL। तो सबसे पहले MCQ। क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट होता है। कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना उदाहरण है। कंबसन ऑफ कार्बन इन एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। पहला है संयोजन अभिक्रिया, इट मींस कॉम्बिनेशन रिएक्शन या एडिशन रिएक्शन। सेकंड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया। थर्ड है डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया। और लास्ट है वियोजन, यानी कि डिसोसिएशन रिएक्शन। तो C+O2 गिव्स CO2। तो ये किसका हो गया? कॉम्बिनेशन का। तो यहां पर क्या लिखेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन है आपका ए। क्वेश्चन नंबर 9। एक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विद जिंक डस्ट गैस रिलीजेज। तो यहां 4 गैसें दी हैं, H2O2 Cl2 और CO2। हिंदी वालों को बता दें, जिंक चूर्ण पर तन सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है। जिंक चूर्ण पर तन सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है। Zn प्लस H2SO4 गिव्स। तो पहला प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? ZnSO4, और दूसरा क्या निकलेगा? प्लस H2। तो ये हाइड्रोजन गैस, यहां पर क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन दिया हुआ है ए। आपका ए आंसर राइट। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? सामान्य ताप क्रम तथा दाब में द्रव के रूप में पाई जाने वाली अधातु है। नॉन मेटल which is occur in normal temperature and pressure।
एक बार फिर से, ए नॉन मेटल विच इज फार्म विच इज फाउंड a non-metal which is found in form of liquid at normal temperature and pressure। एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं, a non-metal which is found in form of liquid at normal temperature and pressure। तो वो है क्लोरीन है, ब्रोमीन है, फ्लोरीन है और आयोडीन है। तो आंसर आपका क्या है? ब्रोमीन। ब्रोमीन। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ब्रोमीन, ब्रोमीन इज फाउंड इन फॉर्म ऑफ लिक्विड, इन फॉर्म ऑफ लिक्विड। और आंसर हमारा ये है ब्रोमीन। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रोपेनोन में क्रियात्मक समूह है। फंक्शनल ग्रुप इन प्रोपेनोन इज। तो ओन का मतलब है कीटो ग्रुप, ठीक। इन प्रोपेनोन, इन प्रोपेनोन C डबल बॉन्ड O ग्रुप इज प्रेजेंट। ऑप्शन ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 12, कह रहा है कॉलम ए में दिए गए यौगिकों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए उनके उदाहरण से कीजिए। यानी यहां पर क्या है? यहां पर आपको वो दिया गया है, दो कॉलम दिए गए ए और बी, उनको क्या करना है? सुमेलन करना है। सुमेलन का मतलब कि इनको एक दूसरे के सामने लिखना है कि कौन ए का कौन वो होगा, ए का आंसर क्या होगा, उसका एग्जाम्पल। तो यहां पर देते हैं, पहले इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसके बाद कॉलम ए एंड कॉलम बी मैच करना है। मैचिंग मैचिंग द कंपाउंड्स विद देयर एग्जाम्पल इन कॉलम ए एंड बी। फिर से, मैचिंग ऑफ compounds in column A with their examples in column B। ओके, यहां तक आपने कर लिया। 12th क्वेश्चन बताना है। देखते हैं कैसे होगा। कॉलम ए, कॉलम ए, कॉलम बी, एल्डिहाइड, एल्काइन,
कार्बोक्सिलिक एसिड, हेलो एल्केन, अब यहां पर दिए गए हैं ए, कॉलम बी, नेक्स्ट बी, फिर सी, और लास्ट में डी। इस तरह से ये आया। तो मालूम है कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH होगा, एल्डिहाइड में CHO होगा, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा और हेलो एल्केन में एक हेलोजन एटम होगा। तो एल्डिहाइड ए का मिक्सचर किससे होगा? ए डैश एल्डिहाइड, ये है आपका बी, ए का बी से। फिर सेकंड एल्काइन, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी। तो ए का बी से, बी का बी का एल्काइन, एल्काइन का डी, बी का डी, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। फिर सी, सी का किससे है? कार्बोक्सिलिक एसिड, पहला ही है COOH ए, और लास्ट में डी, डी का अब जो बचा हो, डी क्या है? हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, Br लगा हुआ है ये सी, डी का सी हो गया। तो ये आपके आंसर आ गए ABCD, ठीक, ये आपका दिया हुआ है। इस तरह से ये आंसर आ गए, ए का बी से, बी का डी से, सी का ए से और डी सी से।
तो अब आते हैं अपने ऑप्शन की तरफ। ए सी गलत हो गया, फिर है ए बी, फिर बी सी गलत हो गया, थर्ड है ए डी, ये भी गलत हो गया। अब आया ए बी, फिर बी डी, फिर सी ए, फिर डी सी। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन दिया है? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ये आपका आंसर आ गया। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, कार्बन परमाणु की संरचना है। वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम इज 4, सबको मालूम है। वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। वैलेंसी, क्वेश्चन नंबर 13, वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम इज 4, और ये ऑप्शन कौन सा है? बी, ऑप्शन बी। तो इस तरह से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यानी कि एमसीक्यू खत्म हो चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस का समय। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर ये 5 से स्टार्ट होता है। 5, निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित करिए। ए नंबर, टू बैलेंस फॉलोइंग रिएक्शंस, टू बैलेंस फॉलोइंग रिएक्शंस। नंबर फर्स्ट, CaOH का होल ट्वाइस, AQ का मतलब एक्वस, प्लस CO2 गैस गिव्स CaCO3 प्लस, ये S दिया हुआ है सॉलिड, प्लस H2O लिक्विड। पहले इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो यहां पर देखिए 2 H हैं, ओके, 2 H हैं, यहां पर 2 H आ गए। ये इक्वेशन बैलेंस ही है, इसको बैलेंस करने की जरूरत भी नहीं है, बिल्कुल यही लिख देना है, इसी को लिख दीजिएगा, बिल्कुल सही है, बैलेंस है। सेकंड है CH4 प्लस O2, CH4 प्लस, ये गैस है, प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O। ठीक, ये इक्वेशन आई। O2 को थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। अब यहां पर देखिए, एक कार्बन है, एक कार्बन ये है, यहां 4 हाइड्रोजन है, यहां 2 हैं, तो 2 को उतने बार पढ़े, मतलब 4 में 2 को 4 से 2 से 4 को डिवाइड करें, 2 से 4 को डिवाइड करें,
तो 2 टू जा 4 यानी कि H2O दो मॉलिक्यूल आएंगे, H2O दो मॉलिक्यूल आएंगे। तो सबसे पहला CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस 2H2O, ये हो गया क्लियर। अब दो ऑक्सीजन ये और दो ऑक्सीजन ये, 4 को डिवाइड करना है 2 से, तो 2 जा 4। तो इस तरह से ये आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आ चुकी है। ठीक, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब क्वेश्चन नंबर इसका खा आ रहा है, खा यानी कि बी। अभिक्रिया Fe प्लस USO4 गिव्स FeSO4 प्लस Cu में अभिकारक तथा उत्पाद के नाम बताइए। इन रिएक्शन Fe प्लस CuSO4 गिव्स FeSO4 प्लस Cu। State the name of reactant and product. In reaction Fe plus CuSO4 gives FeSO4 plus Cu. States the name of reactant and product. CuSO4 Fe plus CuSO4, CuSO4 gives FeSO4 प्लस Cu। प्रेसिपिटेटेड है, तो यहां पर मैं रिएक्टेंट लिख रहा हूं, रिएक्टेंट में कौन है, एक Fe है और दूसरा CuSO4 है। Fe का नाम, नेम, रिएक्टेंट और उनके नेम। आयरन CuSO4 कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। ठीक, अब इसके बाद प्रोडक्ट, और उनके नेम। प्रोडक्ट में कौन है, एक है आपका FeSO4 और दूसरा है Cu, फेरस सल्फेट। और दूसरा है कॉपर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आता है 6। मिश्र धातु किसे कहते हैं? कॉपर के दो प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम, संघटन व उपयोग लिखिए। ठीक, तो यहां पर मिश्र धातुओं के नाम, संघटन व उपयोग लिखिए। मिश्र धातु किसे कहते हैं? What is alloy? Write two main
टू मेन एलॉय ऑफ कॉपर, राइट टू मेन, राइट नेम ऑफ नेम, कंपोजिशन एंड यूजेज ऑफ टू मेन एलॉय ऑफ कॉपर। एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं, ये बल्कि 6 का ए पार्ट है, 6 का ए पार्ट। राइट IUPAC नेम ऑफ दीज कंपाउंड, राइट IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स, CH3, C ट्रिपल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड H, 1 2 3, 1 2 3, 3 का कार्बन, तो 3 कार्बन का हो गया प्रोप, रूट वर्ड प्रोप, और सफिक्स नेम ट्रिपल बॉन्ड है आइन, तो ये क्या हो गया प्रोपाइन, प्रोपाइन। नेक्स्ट क्या है, C 1 2 3 4, रूट वर्ड ब्यूट, सब सिंगल बॉन्ड एन, और जोड़ क्या देना है अल, ब्यूटेनल। तो इस तरह से ये 6 का ए पार्ट कंप्लीट। अब ये क्वेश्चन 6 का बी आ रहा है, जरा इसको भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर बी, 6 का बी, व्हाट इज एलॉय, राइट नेम कंपोजिशन एंड यूजेज ऑफ टू मेन एलॉय ऑफ कॉपर। तो मैं यहां पर एलॉय बता देता हूं, और कॉपर के दो एलॉय और उनका नेम और कंपोजिशन ये आप अपने बुक से या कॉपी से देख सकते हैं, ठीक है, आपके बुक में मिल जाएंगे। तो एलॉय किसे कहते हैं, ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more than 2 metal known as alloy of that metal। एक बार फिर से, क्या, ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more than 2 metals known as alloy of that metals। ठीक, अब कॉपर के दो मेन एलॉय को उसने पूछा है, नाम, उसका कंपोजिशन और उसका यूजेज। तो आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। एक तो मैग्नीशियम हो गया, दूसरा ड्यूरेल्यूमिन, ये कॉपर के दो मेन और हो गए, और बल्कि नहीं, ये एलॉय हैं, ये दो एलॉय कौन कौन से, मैग्नीशियम नहीं है, ना, एक तो ब्रॉन्ज हो गया, पीतल, वो भी है ब्रॉन्ज, और एक हो गया ब्रॉन्ज, और दूसरा हो गया कॉपर। देख लेना, बुक में दिया हुआ है, ठीक। तो उसको, और कंपोजिशन मेन है, कंपोजिशन और यूजेज, तो आप उसको देख लीजिएगा, इसमें कोई खास नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इट मींस सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले बात करते हैं, ये 7th नंबर क्वेश्चन आ गया, सैचुरेटेड संतृप्त हाइड्रोकार्बन। Those hydrocarbon in which carbon are linked together by single bond known as saturated hydrocarbon। एक बार फिर से, हाइड्रोकार्बन in which carbon linked together by single covalent bond known as saturated hydrocarbon। वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु आपस में एक दूसरे से सिंगल मतलब एकल सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं, क्या कहलाते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेथेन, एथेन, इनको एल्केन भी कहते हैं, प्रोपेन, एटसेट्रा। अब आता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन those hydrocarbon in which at least one double or one triple bond also present between two atom known as unsaturated hydrocarbon। हिंदी में मैं बता दे रहा हूं, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कम से कम एक डबल मतलब द्विबंध या त्रिबंध किन्हीं दो कार्बन परमाणुओं के मध्य पाया जाता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। दीज आर ऑफ टू टाइप्स, एल्कीन एंड एल्काइन। एल्कीन एंड एल्काइन, फॉर एग्जाम्पल नोट बता दे रहा हूं, ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एल्काइन हो गया, एसेटिलीन यानी एल्काइन। सेकंड क्या हो गया? CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एथिलीन हो गया, और ये है क्या एक्चुअल में? एल्कीन। तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल आ गए। तो आप इनकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये ए हो गया, ये क्वेश्चन नंबर ए है। अब बी आता है, संक्षारण, इट मींस कोरोजन। डिकेइंग ऑफ मेटल्स स्लोली इन प्रेजेंस ऑफ, मैंने बताया हुआ था शायद पिछले सेट में भी था शायद, डिकेइंग ऑफ मेटल slowly in presence of moisture of water and air known as corrosion। for example rusting of iron। धातु का धीरे धीरे जल की नमी तथा वायु की उपस्थिति में नष्ट होने की क्रिया संक्षारण कहलाती है। जैसे लोहे पर जंग का लगना, ये तो कोरोजन का हो गया। अब थर्ड है कौन सा? अवक्षेपण अभिक्रिया, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन।
रिएक्शन। those reactions in which precipitate is formed known as precipitation reaction. Those reactions in which precipitate is formed known as precipitation reaction. और precipitate क्या होता है? solid form. solid form. अभी अभी आपने देखा एक दिया हुआ था इसका एग्जांपल FeSO4 Fe प्लस CuSO4 gives क्या बन जाएगा? FeSO4 प्लस Cu और ये ऐसे नीचे की ओर आ रहा है, इसका मतलब ये प्रेसिपिटेट है और ये रिएक्शन क्या हो गई? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो इस तरह से 7 का ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है और इसके बाद इसका ऑप्शनल क्वेश्चन, क्योंकि और लगा हुआ है इसलिए आप उसको भी देख लें। Write property and 2 uses of plaster of Paris. Write properties and 2 uses of plaster of Paris. Plaster of Paris का फार्मूला 2CaSO4। सबसे पहले प्रॉपर्टी बोल रहे हैं, प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। टू CaSO4 प्लस H2O, ये तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला हो गया। प्लस 3H2O gives 2 CaSO4 dot 2H2O। ये हो गया जिप्सम। ये प्रॉपर्टी हो गई। अब इसके 2 यूजेज। यूजेज नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तगड़े से ध्यान रखना, ठीक, बहुत तगड़े से ध्यान रखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है। यूजेज नंबर 1 क्या होगा इसका? टू मेक स्टेच्यू स्टेच्यू। सेकंड नंबर अब सेकंड नंबर प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? दीवारों में जो छोटे छोटे से पोर्स होते हैं उनकी फिलिंग्स होती है प्लास्टर ऑफ पेरिस की। तो 2 फिलिंग्स ऑफ स्मॉल पोर्स present in wall। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस के 2 यूजेज हो गए, उसकी प्रॉपर्टी हो गई। तो ये इसका 7 के ऑप्शनल क्वेश्चन का ये फर्स्ट पार्ट
कंप्लीट हो गया है। इट मींस ए, और इसका बी क्वेश्चन और देख लीजिए, कह रहा है क्षार और अम्ल से आप क्या समझते हैं? दैनिक जीवन में पीएच के दो उपयोग लिखिए। ये दोनों क्वेश्चन 3-3 नंबर के हैं। क्षार और अम्ल से आप क्या समझते हैं? ठीक, ओके। तो सबसे पहले क्षार समझ लीजिए, एल्कली, नॉट बेस, एल्कली, क्षार। बेस वे बेस जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाया जाता है क्षार कहलाते हैं। वे बेस जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाया जाता है क्षार कहलाते हैं। दोज बेसेस which have hydroxyl group known as alkali, for example NaOH, CaOH का होल ट्वाइस, AlOH का होल थ्राइस। ये तो एल्कली आ गए। अब बात आती है एसिड की, यानी अम्ल। ये एल्कली का हो गया, बी एल्कली। पहला आपको कैपिटल लेटर लेना होगा, एल्कली। दोज बेसेस विच हैव हाइड्रोक्सिल ग्रुप नोन एज एल्कली। अब आता है एसिड। ठीक, अब एसिड को कैसे डिफाइन करें? तो एसिड क्या है? दोज कंपाउंड विच लूजेज प्रोटॉन in their aqueous solution known as acids. Those substances which loses proton in their aqueous solution known as acid. For example, HNO3, HCl, H2SO4, H3O4 etc. ठीक, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब जो है एक इसका आप मतलब बचा हुआ है पार्ट, रिमेनिंग पार्ट, वो है दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। दैनिक जीवन में पीएच के दो उपयोग लिखिए। नंबर पहला, इन ह्यूमन ब्लड the pH value of 7.4, it means slightly alkaline, slightly basic। क्या? फिर से सुन लीजिए, the pH of human blood is 7.4 which is slightly basic, and in this pH CO2 can attach, and CO2 is attached in human blood and remove out। ये पहला हो गया। क्या? उसको हिंदी में भी बता दे रहा हूं। मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, जो आंशिक क्षारीय होता है, जिसके कारण ब्लड में CO2 घुल जाती है
और वह शरीर से बाहर निकल जाती है। इसका यूज हो गया। सेकंड क्या है, माउथ में जो सलाइवा है उसका पीएच वैल्यू 5.5 से अधिक होना चाहिए। 5.5 से अधिक होना चाहिए। यदि 5.5 से अधिक है तो आपके टीथ सही सलामत रहते हैं, और यदि इससे कम हो गया तो दांत सड़ जाएंगे और टूट जाएंगे। ठीक, तो क्या लिख सकते हैं, क्या बता सकते हैं? द सलाइवा ऑफ ह्यूमन बीइंग may be greater than 5.5 and teeth always healthy. If pH value of saliva is less than 5.5, then it can be loses. ओके, तो मेन यूज तो बता ही दिया। तो इस तरह से ये आपका तीसरा सेट कंप्लीट, और अब आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो नेक्स्ट में मैं एक नए अनसाल्व्ड सेट के साथ इट मींस 2023 का चौथा सेट लेकर इसे सॉल्व करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।